नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में पहली बार 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 15,500 से ज्यादा लोगों की मौत इस संक्रमण से हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे कोरोना योद्धाओं की मदद से भारत मजबूती से कोविड-19 से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण सरकार और लोगों द्वारा संचालित लड़ाई की कई नई पहल की वजह से भारत कई अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। भारत की ठीक होने की दर भी बढ़ रही है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी मृत्यु दर 3% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। हमारी डबलिंग दर यानी मामले दोगुने होने की दर कम होकर 19 दिनों में के करीब हो गई है। और ऐसे में जो लॉकडाउन से पहले 3 दिन थी, दावे चाहे बड़े बड़े किए जा रहे हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के केस रोज आंकड़े नए बना रहे हैं, एक नया आयाम छूते जा रहे हैं। अब ये संख्या भयभीत भी कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना के अब तक 5,08,953 मामले सामने आ चुके हैं और 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,95,000 लोग अब ठीक हो चुके हैं। भारत में इस वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,552 नए केस दर्ज किए गए। इससे पहले एक दिन में सामने आए अधिकतम मामलों का रिकॉर्ड 17,870 था। यह पिछले 8 दिनों में मामलों की अधिकतम संख्या थी। महाराष्ट्र में शुक्रवार को पहली बार 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यहां एक दिन में 5,024 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। वहीं तमिलनाडु में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। यहां शुक्रवार को 3,645 नए मामले सामने आए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 3,460 नए मामले दर्ज किए गए। राजधानी में कुल मामलों की संख्या 77,000 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 2,492 है। कोविड-19 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी ठीक होने की दर 58% से ऊपर पहुंच गई है और लगभग 3 लाख लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। हमारी मृत्यु दर 3% के पास है, जो बहुत कम है। हमारी डबलिंग दर यानी कि मामले दोगुने होने की दर कम होकर 19 दिनों के करीब हो गई है, जो लॉकडाउन से पहले 3 दिन थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है। कोविड-19 केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है जो लोगों के जीवन के लिए खतरा है। यह हमारा ध्यान अस्वस्थ जीवन शैलियों की ओर भी ले जाती है। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन की 19वीं जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे कोरोना योद्धाओं की मदद से भारत मजबूती से कोविड-19 से लड़ रहा है। इस साल की शुरुआत में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी, भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत गंभीर होगा। लॉकडाउन के कारण सरकार और लोगों द्वारा संचालित लड़ाई की कई पहल की वजह से भारत कई अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। भारत की ठीक होने की दर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जन आधारित लड़ाई ने अब तक अच्छे परिणाम दिए हैं, लेकिन क्या हम इस मुद्दे पर निगरानी को कम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें अब और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी, भीड़भाड़ वाले स्थानों से परहेज करना अब भी बहुत जरूरी है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कोरोना के आगे प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार की उसे हराने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और वे महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि इन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल यही है कि कोरोना पर लगाम कैसे और कब लगेगी। सरकार के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। जहां एक और कोरोना से निपटना है, तो वहीं अर्थव्यवस्था पर गहराता संकट सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कोरोना पर कंट्रोल कैसे होगा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाएगा। इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ है, कैंसर विशेषज्ञ हैं, फोर्टिस अस्पताल में सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका। सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता जी, जो कि ओबेसिटी और गायनकोलॉजिस्ट है। बहुत स्वागत है मैम आपका। आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, जो कि अर्थशास्त्री है। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राहुल जी आपसे है
जो आंकड़े सर निकल के सामने आ रहे हैं, रोज एक नया आंकड़ा निकल के सामने आता है और ये आंकड़ा पिछले आंकड़े को पीछे छोड़ देता है। यानी कि पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है वो 18,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। कैसे देखते हैं आप? देखिए नेहा जी, ये बात पक्की है कि जिस प्रकार से देश में धीरे धीरे रोज नए एक आंकड़ा बनता है और एक नया आयाम आता है, वो ये बताता है कि हमारे कहीं भी कोरोना क्लियर तरीके से कंट्रोल में नहीं है। हम कितना भी कह ले कि हमारे नंबर्स कम है, हमारी मोर्टेलिटी कम है, 15,000 लोग मर चुके हैं हमारे और 5 लाख लोग इससे ग्रसित हैं। ये बात फैक्ट है, भले ही डबलिंग टाइम का हम कितना भी आह्वान करें। दूसरी चीज, जिस प्रकार से हमने बार बार बोला आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से 1 जून को पूरे देश ने प्रधानमंत्री के आह्वान पे लॉकडाउन खोल दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, और आज आकाश जी से भी इस बात की चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का पालन नहीं किया गया, ये वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने जो लॉकडाउन में अचीव किया था वो आज हम माने या ना माने, जिस प्रकार से तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं, इसको हमारे को संज्ञान में लाना चाहिए और इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, जब भी कोई ये कहता है कि हमारी मृत्यु दर कम है, हमारी मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन थी अभी तक। जिस प्रकार से धीरे धीरे हमारी डायबिटिक पॉपुलेशन, हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन और एल्डरली पॉपुलेशन पे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये मृत्यु दर भी बढ़ती जाएगी। तो ये खुश होना कि हमारी सिर्फ 3% है और अमेरिका में 6% और इटली में 6% है, ये कहाँ का तर्क है? 15,000 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, ये जानना जरूरी है। तो हमारे को कंपैरिजन नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर देखिए, 15,000 लोग मर गए। तीसरी चीज सबसे प्रमुख, जो लोग ये कहते थे 30 मई तक कि इकोनॉमी खुलनी चाहिए, आज 1 महीना होने को आ गया। मेरा सवाल इतना सा है कि क्या सेंसेक्स बढ़ने से इकोनॉमी खुलती है? जिस प्रकार से गुरुग्राम में और चेन्नई वगैरह में, गुवाहाटी में री लॉकडाउन करना पड़ गया, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में करना पड़ गया, उससे क्या इकोनॉमी खुल गई? क्या हमने जान ज्यादा गंवा दी? इस बात का तर्क जरूर देना पड़ेगा इकोनॉमिस्ट को, क्योंकि वो बार बार ये बोलते थे इकोनॉमी खोलेंगे। तो ये एक भयानक समय है, सिचुएशन है जहाँ पे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो हम आर्थिक रूप से भी गए, हमने जाने भी गंवाई, जिस प्रकार से हमने लॉकडाउन खोला। बिल्कुल, क्यों लॉकडाउन खोला और किस तरह से खोला, और क्या जो खोला लॉकडाउन उसका फायदा अब वाकई मिल पा रहा है? ये भी एक अहम सवाल हो जाता है। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं नेहा जी का। डॉक्टर नेहा, सवाल इस बात को लेकर है कि ओबेसिटी और कोरोना, इनका क्या कुछ ताल्लुक है? क्योंकि अगर बात करें मोटापे की, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि मोटापे की वजह से कोरोना जल्दी लोगों को लग जाता है? क्या कुछ इन दोनों का कनेक्शन है? जब हम कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं तो हमें अपनी जो पॉपुलेशन है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, लो रिस्क ग्रुप और हाई रिस्क। जो लोग लो रिस्क ग्रुप में हैं वो यंग लोग हैं, जो हेल्दी हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या कोई और कैंसर जैसी या कोई और बड़ी बीमारी नहीं है जी। लेकिन जिन लोगों को और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जैसे कि डॉक्टर राहुल ने कहा, ऐसे मरीजों को कोरोना का संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है लो रिस्क ग्रुप से। डेफिनेटली जिनको बाकी और बीमारियां हैं, अब पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, अगर वो कोरोना जैसे संबंध में कांटेक्ट हैं तो उनको संक्रमण होने का रिस्क काफी ज्यादा है। कोरोना उनके शरीर में और उनकी हालत सीरियस, उनके ज्यादा। ठीक है डॉक्टर नेहा, एक सवाल और अहम यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस है जो गर्भवती महिलाएं हैं, और ऐसे भी हमने केसेस देखे जो डिलीवरी के लिए महिलाएं गई और ऐसे में कोविड-19 संक्रमित हो गई। तो इन केसेस में जो गर्भवती महिलाएं हैं, सबसे पहले उनके लिए बताइए कि आखिर वो अब क्योंकि रिस्क ज्यादा हो गया है तो अब किस तरह का एहतियात बरतें? देखिए, जो गर्भ महिलाएं हैं जो ऑलरेडी जिनकी डिलीवरी ड्यू है, पोस्टपोनेड, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें सारे प्रिकॉशंस चलना है। पेशेंट्स को बताते हैं कि हॉस्पिटल की विजिट जब तक जरूरी ना हो तब करें,
सारे डॉक्टर्स वीडियो कंसल्टेशन, ऑडियो कंसल्टेशन घर से बैठकर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और जब बहुत जरूरत है तभी हॉस्पिटल आ रहे हैं। हम आपको गाइड करते हैं कि काउंट कैसे करें, कैसे महसूस करें कि आपका बच्चा तंदुरुस्त है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, जो परेशानी है उसको घर में ठीक करा जाए और हॉस्पिटल में कम से कम लगाई जाए। जब प्रेग्नेंट किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जाते हैं, डॉक्टर स्टाफ अब प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, चाहे वो हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हमारी पीपी। डॉक्टर नेहा, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधते हैं कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन सीधे रुक करते हैं आकाश जिंदल जी का। आकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था जो है बेपटरी हो चुकी है, उसे पटरी पर लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से इसे देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमी को पटरी पे लाना बहुत बहुत जरूरी है, और खासकर प्राइवेट सेक्टर का देखिए हाल क्या है। बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, उनके लिए लॉकडाउन का जो 3 महीने थे वो सही नहीं रहे, बिजनेसेस को बहुत इम्पैक्ट हुआ। और उसके बाद आ जाती है बात जॉब मार्केट की। देखिए, बहुत जगह रिट्रेंचमेंट हुई है, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, बहुत जगह सैलरीज रिड्यूस हुई हैं, बहुत जगह सैलरीज नहीं मिली हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो है हर व्यक्ति पे आना शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। तो वो उस अर्थव्यवस्था को तेजी देना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ हमें जो है कोरोना को भी हराना है, दूसरी तरफ इकोनॉमी को भी चलाना है। और कोरोना की बात करें तो दिल्ली में कोरोना जो है नहीं रुक रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और केसेस जो है एवरी डे द मोमेंट वी राइज अप इन द मॉर्निंग वी सी दिस नंबर ऑफ केसेस हैज इंक्रीज। तो कहीं ना कहीं मुझे तो अब जरूरत लग रही है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन इम्पोज होना चाहिए, क्योंकि इंसानी जान सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा हमारा इम्पोर्टेंट एसेट है ह्यूमन लाइफ। तो आई थिंक उसको बचाना बहुत जरूरी है। इस टाइम दिल्ली में लॉकडाउन लगना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। इकोनॉमी भी चलानी है, इकोनॉमी को ग्रोथ भी कराना है, बिकॉज आज हो क्या रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं है। कई तरह की कोशिशें की गई हैं, हॉस्पिटल्स को जो है और होटल्स को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, और जगहों को जो है बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, बट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पैरामेडिकल, वो सारा स्टाफ हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें स्प्रेड को रोकना पड़ेगा। चेन्नई में और कुछ और जगह आसपास ऑलरेडी लॉकडाउन नहीं, दिल्ली की तो आपने बात कर ली, देश की बात करिए ना सर। देश में क्या लॉकडाउन एक बार फिर से होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से देश में तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। देश में तो इकोनॉमी रीस्टार्ट होनी चाहिए। दिल्ली में तो क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट नंबर 1 सिटी बन रहा है दिल्ली और एनसीआर कोरोना के मामले में, इसलिए दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ। देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी रीस्टार्ट होनी बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हाई है, पेट्रोल डीजल प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। उसके अलावा जो है आप देखें, इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने खुद कहा है कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जा सकती है, सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को चलाना, और फिर हमें नहीं भूलना चाहिए 25% के आसपास लोग जो हैं देश में बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो अपनी डेली की रिक्वायरमेंट प्राइमरीली भोजन और बाकी रिक्वायरमेंट की पूरी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रीस्टार्ट करना, इकोनॉमी को ग्रो करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज जब तक हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो देश की प्रॉब्लम जो है बढ़ती जाएंगी, इंटेंसिफाई होती जाएंगी, और वो सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाएगा। तो देश में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करना, ग्रोथ देना बहुत जरूरी है। और खासकर आज का टाइम, जैसे चाइना के साथ जो कुछ हुआ है, ऐसे में हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की। ठीक है, राहुल, डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं डॉक्टर राहुल। आकाश जी, 3 पॉइंट मुझे बताइएगा। जिस हिसाब से दिल्ली, गुरुग्राम, 8 स्टेट 85% आपके कोरोना के केसेस को बढ़ा रहे हैं। 8 स्टेट है जिनकी वजह से 87% मोर्टेलिटी है। आप कहते हैं इकोनॉमी को खोल दीजिए, रोजगार दे दीजिए। महाराष्ट्र में इंडस्ट्री अगर है जहां पे 1 लाख से ज्यादा मामले हैं, आपको लगता है कि
अपने घरों से छोड़ के लोग जाएंगे। जो एयरटेल की ट्यून चल रही है भारत सरकार की, वो क्या कह रही है कि अगर आपको जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर मत निकलिए। आप गुरुग्राम में देख लीजिए, जिस हिसाब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, आपको लगता है कि चूड़ी की दुकान पे कोई खरीदने जाएगा, कोई रेस्टोरेंट खोलने जाएगा, कोई मंदिर में पूजा करने जाएगा? इकोनॉमी की आप कहाँ बात कर रहे हैं? आज की बात से मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि 8 में से जो जहाँ तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, वहां पे हमें इनोवेटिव मेथड सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी का जो प्रपंच था मई के महीने में कि इकोनॉमी भी चाहिए, जान भी चाहिए, जान भी चाहिए, वो फेल हो गया। जान चली गई, जान आया, दोनों चीजें चली गई। दोनों चीजें जाने से क्या हासिल हुआ? इतना भय है लोगों में कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? आप मुझे बताइए। 28 दिन का आपके पास डेटा आ गया, सिर्फ सेंसेक्स बढ़ता है तो हम ताली बजा बजा के कहते हैं कि सेंसेक्स बढ़ गया, इकोनॉमी बहुत अच्छी है। कौन सा आउटपुट बढ़ गया? कौन सी एफडीआई आ गई? हमारी 15,000 जाने चली गई। जब से लॉकडाउन खुला है हम 2 लाख प्लस पे थे। 6 दिन पहले 8 दिन में 1 लाख हुए, अगले 6 दिन में 1 लाख और बढ़ गए। हम कहते हैं डबलिंग टाइम हमारा कम है। अरे ये डबलिंग टाइम छोड़िए, रोज के 18,000 मामले आपके हाथ में आ रहे हैं रोज के, और आपकी मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। तो रोज 100, 200, 300 लोग जाते गए और हम इकोनॉमी खोलने की बातें करें। अपने को बिल्कुल समझ में नहीं आता ही। ठीक है आकाश जी, एक सवाल इसमें यह भी निकल के सामने आया। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया कोरोना के सामने। क्या वाकई आपको लगता है? क्योंकि 2 चुनौतियां सरकार के लिए है और क्या संतुलन बनाकर सरकार चल रही है, यह वाकई ये कहा जा सकता है कि आत्मसमर्पण कर दिया है सरकार ने? देखिए, इस समय सिचुएशन बहुत टफ है और सरकार के लिए भी देखिए चीजें आसान नहीं है। सरकार का भी अगर हम देखें, सरकार को एक तरफ अनएक्सपेक्टेड कोरोना का संकट आया है, दूसरी तरफ चाइना ने इस टाइम अपनी घटिया करतूत करके दिखाई है। तो सरकार के सामने भी जो है समस्या जो है बड़ी विकट है, बट फिर भी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। पहले लॉकडाउन किया गया, उसके बाद इकोनॉमी को भी रीस्टार्ट करने की कोशिश की गई। अब चाइना को भी हमारी दिलेर सेना ने, हमारे जांबाज फौजियों ने चाइना को भी जो है अच्छे से कॉम्बैट किया है। इधर सरकार भी कोशिश कर रही है कि चाइना को किस तरीके से टैकल किया जाए। नेशन वाइड वेव भी चल रही है चाइनीज गुड्स के इनकाउंटर की, चाइनीज गुड्स को जो है कम करने की, चाइनीज गुड्स को बायकॉट करने की। तो नेशन वाइड एक वेव चल रही है। उसके अलावा देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं कुछ टैरिफ इम्पोज करने की बात कही जा रही है चाइनीज गुड्स के, शायद आगे चल के टैरिफ इम्पोज किए जाएं। चाइना की जो एफडीआई है उसका एक तरीका जो था एफडीआई का, वो ऑलरेडी ब्लॉक किया गया है, जो डायरेक्ट एफडीआई चाइना से आती थी विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। तो सरकार के सामने जो है चैलेंजेस बहुत है इस समय। सरकार के सामने देयर आर मेनी फुल चेंजेस। तो सरकार को जो है सारे चैलेंजेस को टैकल करते हुए चलना है और आज की तारीख में बैलेंस बना के चलना है। सरकार को इकोनॉमी को भी चलाना है, सरकार को जो है कोरोना को भी फाइट करना है, चाइना की तरफ से जो घटिया हरकतें हो रही हैं उनको भी कहीं ना कहीं कॉम्बैट करना है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सिचुएशन इतनी इजी नहीं है कि सरकार जो है इसे बहुत आसानी से टैकल कर सके। सरकार जो है लेकिन फिर भी अपनी तरफ से, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सरकार अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट कर रही है। मैं तो यहाँ प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट करूंगा। आकाश जी, ये जो 1.25 करोड़ उत्तर प्रदेश में नौकरी देने की बात कही गई है कि 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा, क्या लगता है ये अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम है? देखिए, अगर लोगों को इतनी जॉब्स दे दी जाती हैं तो इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से जो है रफ्तार दी जा सकती है, जीडीपी ग्रोथ दी जा सकती है। बिकॉज आज की तारीख में कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की जॉब गई हैं। जो पीछे डेटा आ रहा था, अब तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है कम आया है, बट पीछे लॉकडाउन के समय एक टाइम 27% डेटा आया अनएम्प्लॉयमेंट का, एक टाइम 24% आया। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी भी प्राइवेट सेक्टर जब धीरे धीरे खुल रहा है तब दिख रहा है, कितने ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, कितने लोग स्टाफ को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर यूपी दे रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटी से ही इकोनॉमी चलेगी और जॉब की रिक्वायरमेंट है। और फिर अगर हम इतने लोगों को जॉब दे पाते हैं तो वो लोग जाके आगे मार्केट में कंज्यूमर बनेंगे तो इकोनॉमी स्टार्ट होगी। और फिर हम यूपी से देखते हैं, यूपी से इतने हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं दिल्ली में, मुंबई में जॉब की तलाश में।
तो यूपी के अंदर ही हम उन्हें जॉब दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उससे भी बढ़िया ये होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूपी में अगर स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री साहब का वो जो टारगेट था आत्मनिर्भर भारत, दूसरा जो है लोकल के लिए वोकल, उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और साथ ही साथ चाइना को कॉम्पीट कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो ऑफ कोर्स होंगी, साथ में अगर चाइनीज गुड्स का बायकॉट होता है और यहाँ पे प्रोडक्शन होती है तो जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उससे हमारी बहुत सी प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज चली जाती है, वो भी हम बचा पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर नेहा के पास चलेंगे। डॉक्टर राहुल। आकाश जी, आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे एक बार बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा मेथोडोलॉजी है जो अगले 3 महीने में, एक क्वार्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है? मैन्युफैक्चरिंग आज से 70 साल पहले से आज तक उत्तर प्रदेश और बिहार में मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। सडनली कौन सा प्लांट लग जाएगा? आप ये बताइए, सडनली प्लांट लग के सडनली उनको नौकरी मिल जाएगी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और हम आत्मनिर्भर। नहीं डॉक्टर राहुल, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काफी पहले से इस पे काम कर रही है, कई MOU भी साइन किए गए हैं और उसके लिए जमीनी स्तर पर काम करने की बात भी कही जा रही है। ठीक है, इस विषय पे आएंगे सर, आएंगे, लेकिन डॉक्टर जी, ग्रीन जोन, जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन था, उसको जब खोलते हुए सारी चीजें खोल दी गई बिना सोचे समझे। ये उसका परिणाम है कि पिछले 28 दिन में हमारे केसेस 2 लाख से आज 5 लाख पहुंच गए। वो रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन कहाँ गया जिसकी बातें होती थी 30 तारीख को कि हमारे को स्टेट लेवल पे छोड़ दिया गया? सर अब 18 केसेस सामने आ रहे हैं, कोई ग्रीन जोन लगता है आपको बचा होगा? एग्जैक्टली, तो कोई जोन नहीं बचा। हमने कहा था, इसी बात पे हम बार बार कहते थे, नेहा जी आप ही के चैनल पे याद रखिए, करिए, हम जब बोलते थे कि 13-14 जून को कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो थे दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देखिए चेन्नई में जैसे कि आज हमने लॉकडाउन किया, पिछले 7 दिन में नंबर आने कम हो गए। कल गुवाहाटी में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया। आज गुरुग्राम में पार्शल लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली क्यों नहीं? और अगर उत्तर प्रदेश में भी अगर जगहें हैं जहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं तो पार्शल लॉकडाउन में क्या खराबी है? जान रहेगी तो जहान भी आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पूरे देश में आप लॉकडाउन लगा रहे हो, आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इंटेलिजेंट तरीके से डेटा के साथ लॉकडाउन लगा रहे हो। हम बार बार ये कह रहे हैं, देश में लॉकडाउन नहीं लगा रहे, आप मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगा रहे, आप बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन नहीं लगा रहे, आप लॉकडाउन वहां लगा रहे हो जहाँ आपके नंबर ज्यादा है। ठीक है, डॉक्टर नेहा, क्या वाकई आप भी इस बात से सहमत है? आपको भी लगता है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के? देखिए, पूरे देश में लॉकडाउन लगाना कहीं समझदारी की बात नहीं है, लेकिन ऐसे शहर जहाँ पर केसेस अच्छी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जैसे दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र है, ऐसे देशों में अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो हमारे केसेस बढ़ेंगे, उससे हमारी इकोनॉमी खुलेगी नहीं, लॉन्ग टर्म में खराब होगी। अगर जान नहीं है तो जहान नहीं है, ठीक बात है। अगर आज हम लोगों को ये बोलते हैं कि हम लॉकडाउन खोल रहे हैं और उनको नौकरी पर जाना है, अगर वो नहीं जाते हैं तो उनको या तो सैलरी नहीं मिलेगी या उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो कहाँ से हम आपका ये इकोनॉमी बचा पा रहे हैं? हम आपकी इकोनॉमी नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन वो प्रदेश जहाँ पर कोई कोरोना का इतना प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है, वहां आप अपनी इकोनॉमी बिल्कुल बढ़ाइए, लोगों को काम पर बुलाने के लिए बोलिए। बट देन ऐसे हॉटस्पॉट्स में जैसे दिल्ली है, अगर हम लोगों को बोलते हैं कि हमारा लॉकडाउन खत्म हो गया है एंड पीपल शुड स्टार्ट लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ, आप जाइए, अपनी नौकरी करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, लोगों से मिलिए। एक ऑफिस में आप कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग इतना कर सकते हैं? तो अब जब लोगों को अपनी नौकरी का खतरा होता है और अब तो वो अपनी जान से ज्यादा आई फील अपनी नौकरी को और अपने परिवार को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार ये बताती है हमारी कि ये फोर्स लॉकडाउन है उसी एरिया में जहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आई फील वी आर सेविंग लाइव्स। हम हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ाने की जगह अगर लोगों को ये समझाते हैं कि जो हॉटस्पॉट्स हैं खाली उन पर अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो साइकिल ब्रेक करेगी, हमारा वायरस 3 दिन के बाद आगे नहीं फैलता है। अगर हमारी साइकिल ब्रेक करती है तो हम कई एट अ वेरी गुड लेवल आई थिंक वी आर एबल टू सेव। सो पूरी इंडिया में लॉकडाउन लगाने का बिल्कुल आई फील हम कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम खाली इसी बात का समर्थन कर रहे हैं कि जिन एरिया में परेशानी ज्यादा है। ठीक है डॉक्टर नेहा, अब सरकार के पास देखिए आर्थिक तौर पे दिक्कत है,
आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था लचर हालत में है और दूसरी तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है, उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी आपको करने पड़ेंगे, यानी कि सरकार को करने पड़ेंगे। ऐसे में अब संतुलन बनाए रखने के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था भी खराब ना हो और कोरोना पर भी कंट्रोल किया जा सके, अब किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? एज ए डॉक्टर बताइए कि किस तरह के कदम उठाने चाहिए। जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर सरकार को लॉकडाउन करना चाहिए, या हमें ये बताना चाहिए कि लोग अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ नहीं है और उसका परिणाम जो भी होगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी शहरों में, जैसे बाकी प्रदेशों में, प्रदेश की सरकार इसमें आई फील आगे बढ़े और अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए वो प्रदेश की सरकार डिसाइड करे कि उसमें आगे उनको कैसे बढ़ना है। हम जनरलाइज कर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते हैं कि वो पूरी इंडिया में लॉकडाउन कर दें। ऐसी बहुत, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ऐसी जगहों पर लॉकडाउन कर हम क्यों अपनी आर्थिक व्यवस्था को और खराब करेंगे। बट अगर हम दिल्ली जैसे शहर में या महाराष्ट्र में इस तरीके का लॉकडाउन नहीं करते हैं तो हम प्रोबेबली ये जो डबलिंग टाइम है ये खाली एक मिथ है। हम बहुत जल्दी ये देखेंगे कि जो भी हमारी सरकार कर सकती है वी आर नॉट इक्विप्ड। ये जो हमारी इम्यून टेस्टिंग हो रही है, आईजीजी की किट्स आ रही हैं, आई फील स्ट्रिक्टली इनको अच्छे लेवल पर हम करें, लोगों को बताएं कि कौन एक्सपोज है कौन नहीं है, किसका एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। आई फील मास टेस्टिंग करें, अगर हमारे पास अब आईजीजी किट्स हैं टेस्ट करें। जहां पर भी हमें लगता है कि ज्यादा केसेस हैं वहां पर, जैसे पहले रेड हमने बनाई थी, ठीक है, आगे फॉलो करें। ठीक है, डॉक्टर राहुल का रुख करते हैं। डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है, आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कहां पर क्या खामी है, क्या कमियां हैं, बखूबी जानते हैं, समझते हैं। सर, अब कहां पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि ऐसे भी कई आरोप लगते रहे इस बीच और अभी भी आरोप लगते हैं कि जो लोग हैं जब अस्पताल जाते हैं तो उनका कोरोना टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट हो जाता है तो अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, जगह भी मिल जाती है तो बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है, और इलाज भी अगर मिल जाता है तो और जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही है। कुल मिला के सवाल इस बात को लेकर है कि अब सरकार को कहां पर काम करने की जरूरत है ताकि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाए। तो नेहा जी, 135 करोड़ की जनता में जो हमारा देश में प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुहिम चली है वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। पहली बात तो हमारे को समझना जरूरी है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है क्लियर कम्युनिकेशन, हम लोगों के साथ क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तीसरी चीज जरूरी है इसमें डॉक्टर की भागीदारी, इसमें टॉप नॉच डॉक्टरों के साथ और आईएमए को मिलाते हुए डॉक्टरों की भागीदारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, भले ही वो प्राइवेट का डॉक्टर हो या पब्लिक का डॉक्टर हो। अगर आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे जो ज्यादातर सेवाएं दे रहा है वो सरकारी डॉक्टर दिए जा रहा है, और हम बात करते हैं बार बार कि प्राइवेट के कॉस्ट कम कर दीजिए, कॉस्ट कम कर दीजिए, तो विरोधाभास है। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर काम पे नहीं आ पा रहे क्योंकि वो कोरोना से ग्रसित है या उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। हमारे पास बहुत सारी टास्क फोर्स है, आयुष की टास्क फोर्स है, हमारे पास एलोपैथिक की टास्क फोर्स है। इस समय सबको बेसिक समझा के कि किस प्रकार से कोरोना का इलाज होता है हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स क्रिएट करने चाहिए ताकि हमारे पास क्लियर कम्युनिकेशन हो। चौथी चीज पब्लिक, जो सबसे ज्यादा सरकार ने डॉक्टरों को कर दिया, सरकार ने बेड बना दिए, सरकार डॉक्टर कहाँ से लाएगी? डॉक्टर लाने के लिए आपको सबको समन्वय बनाना पड़ेगा, आईएमएस को यूज करना पड़ेगा, आयुष वालों को यूज करना पड़ेगा। चौथी चीज सबसे ज्यादा है क्लियर कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, कि अगर आप बिना मास्क के जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। जिस प्रकार से 1 तारीख को जहान का नारा देके हमने बहुत शीघ्रता से अपनी इकॉनमी को खोलने की कोशिश करी, उसका परिणाम है कि जिस प्रकार से 5 लाख केसेस हम पहुंच चुके हैं। तो हमारे को एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, डेटा एनालिसिस करके कि किस प्रकार से किस जगह में कौन सी जगह कितने में खुलेगी नहीं खुलेगी, इसका विश्लेषण करके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, विश्लेषण करके आगे बढ़ना चाहिए, इस पे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी एक सवाल। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की और साथ ही साथ बात लचर अर्थव्यवस्था की भी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल मेरा यहाँ पर आकाश जिंदल जी आपसे है, क्योंकि बात हम प्रवासी मजदूरों की लगातार करते आ रहे हैं और मजदूरों की समस्याओं को भी उठाते हुए आ रहे हैं, और आप भी बहुत बखूबी से और बेबाक तरीके से उन पर बोलते भी हैं।
सवाल इस बात को लेकर है कि जब बात प्रवासी मजदूरों की होती है, वो उत्तर प्रदेश वापस लौट गए, बिहार लौट गए, झारखंड लौट गए, अपने अपने गृह राज्य लौट गए। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ दावा कर रही है कि 1.25 करोड़ प्रवासी मजदूर और जो और तमाम लोग हैं उनको स्किल के हिसाब से उनको काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में उनको रोजगार तो सर दे दिया जाएगा, ये समस्या तो खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़े महानगरों में जो फैक्ट्री, कारखाने, जो एमएसएमई सेक्टर है, क्या नहीं लगता कि वो ठप हो जाएगा? वहां पर कैसे कामकाज होगा? See, I think firstly I would say what the UP government is planning is a wonderful idea to give jobs to राहुल जी मैं लौटूंगी आपके पास। आकाश जी से सवाल है मेरा, सर आऊंगे आपके पास। तो राहुल जी तो दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। उसके अलावा आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि राहुल जी आऊंगे आपके पास। आकाश जी से सवाल है सर। बिहार जा पाए। migrant labor must be brought back. The migrant labor must be brought back. My organization Akashindal.in firmly feels the migrant labor should come back. देखिए आपको याद होगा जब बार बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही थी कि मजदूरों को घर भेजना, मैं उस समय भी कह रहा था कि हमारे मजदूर भाइयों को क्या घर भेजना जरूरी है या उनको यहाँ पे भोजन और बाकी फैसिलिटीज दे दें, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तब फैक्ट्री को मजदूरों की जरूरत होगी और मजदूर भाइयों को रोजगार की। आज आपके सामने वही सिचुएशन है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in ने प्रेडिक्ट की थी कि आज हमारे जो मजदूर भाई हैं वो वापस ट्रेन भर भर के आ रहे हैं। उस समय वो मुसीबतें उठाते हुए गए, तकलीफ में गए, कई लोग तो पैदल चल के गए, उस समय उनका ध्यान नहीं रखा गया। उस समय जो है मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से काम करना चाहिए था मजदूरों को भोजन के लिए और चीजों के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है उस तरीके से नहीं किया गया। बट नाउ आई थिंक yes, it's very important that the migrant labor must return back because industries basically unless labor is there, how can industries run? And right now industrialization is very, very important. See, we are boycotting Chinese products. So on the other hand, we have to have our manufacturing industry. Right now, let me inform all our viewers that whether it's US, whether it's Europe, आकाश जी अगर कुछ लोग वापस आ भी रहे हैं तो वहाँ पे सरकार तो कह रही है कि आप यहीं पे रहिए, यहीं पे आपको रोजगार मिलेगा। वो खुद कह रहे हैं कि अब हमें दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में नहीं जाना है, हम यहीं पे चाहे कम कमा लेंगे लेकिन यहीं पर रहेंगे। सर सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है कुछ लोग वापस लौट भी गए, लेकिन बाकी लोगों का क्या? सर फैक्ट्री अगर चल रही है तो 1000 मजदूर, 1500 मजदूर या 500 मजदूरों से चल रही है, 1-2 से नहीं चल रही। कैसे चलेगी? कैसे एमएसएमई सेक्टर में बूस्ट होगा? देखिए ऐसा है कि शुरुआत में कुछ मजदूर भाइयों में हो सकता है कि गांव में रह जाए बिकॉज उन्होंने पिछले 3-4 महीने में तकलीफें बहुत झेली हैं, तो उनके मन पे जो तकलीफें झेली हैं, जिस प्रकार हमारे मजदूर भाई 15-15 दिन पैदल चल के गए हैं, कुछ को जो है ट्रेन की लाइन के ऊपर जो है बड़ी दर्दनाक मृत्यु भी हुई, महाराष्ट्र में एक आध इंसिडेंट ऐसा हुआ, तो वो चीजों ने उनके दिमाग में वो चीज इंप्रेशन डाल रखी है कि कोई भी कम कमा लेंगे वहाँ गाँव में रह लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें ओपन होंगी उनके सामने रियलाइजेशन आएगी कि अल्टीमेटली उनको अच्छी वेजेस वहीं पे मिलनी है जहाँ पे जॉब, जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे जॉब है, और जो है फैक्ट्री ओनर्स को भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाएंगी। जहाँ तक ये है कि वहीं पे रोजगार मिल जाए उसके जैसे तो कोई बात ही नहीं है, बट क्या वहाँ पे रोजगार है? क्या ऑल ऑफ अ सडन प्रैक्टिकली इंडस्ट्री यहाँ से वहाँ चली जाएगी? क्या नए इंडस्ट्रियल प्लांट उनके गाँव के पास एकदम लग जाएंगे? तो अभी ये चीजें ऑल ऑफ अ सडन तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अभी हमारे मजदूर भाइयों के दिलों पे घाव हैं जो 2 महीने 3 महीने पहले उनके साथ हुआ है। जिस प्रकार कुछ लोगों को यहाँ खाना नहीं मिला, जिस प्रकार उनको पैदल चलना पड़ा बच्चों को गोद में उठा के, तो उनके मन में वो दर्द है। तो कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग, उनके साथ बातचीत, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ डायलॉग बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, आपको अच्छी सैलरीज मिलेंगी, इंडस्ट्री को आपकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो जो है कम्युनिकेशन, डायलॉग, कंफर्टिंग, वो बहुत जरूरी है। धीरे धीरे अगर इंडस्ट्री उनके गांव के पास पहुंच जाती है, नथिंग लाइक दैट। मैं तो चाहता ही हूँ कि कहीं भी माइग्रेशन ना हो, बिहार में, यूपी में, सब जगह पूरी इंडस्ट्री लगे। यूपी तो प्रयास कर ही रहा है। आने वाले समय में हमारी सारी स्टेट, बिहार में बहुत पोटेंशियल है, बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, तो बिहार में इंडस्ट्री लगाने का बहुत स्कोप है। मैं तो चाहता हूँ कि बिहार में अगर इंडस्ट्री लगती है, हमारे जो बिहारी लोग, बिहार के भाई हैं, बहुत टैलेंट रखते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाके इंडस्ट्री को चमकाया है, तो व्हाई नॉट बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, सब जगह इंडस्ट्री लगनी चाहिए। बहुत पोटेंशियल है, लोगों के अंदर
डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है डॉक्टर राहुल का रुख जिससे करते हैं। डॉक्टर सचिवालय- राहुल, सवाल इस बात को लेकर है, जो 15-15 दिन मजदूर पैदल चल के अपने गृह राज्य में लौटा है, जो बहुत बुरी स्थिति में यहाँ से निकला था और फिर वापस अपने घर पर लौटा है, क्या वो अब इस कंडीशन में जब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,000 के पार हो गई है, कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है, तो क्या इस वक्त इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या वापस यहाँ पर आएगा काम करने के लिए? देखिए, आकाश जी से मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 लाख केसेस दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जहां पे इंडस्ट्री है, जहां पे कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे लोग इलाज करने तो जा नहीं रहे, काम करने जरूर जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या एफडीआई आ जाएगी कि जिस जगह से देश में तेजी से 5 लाख केसेस आ गए, वहां से कहां से एफडीआई आ जाएगी और कहां से हमारे को बूस्ट मिल जाएगा? तो आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे कि हमारे कोरोना कंट्रोल है, तब तक मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए अब जान के लिए जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम जान के पीछे भाग रहे थे, अब जान के पीछे भागी। ठीक है, ये जान बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नेहा, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि जो हालात बने हुए हैं यहाँ पर, न सिर्फ जो बुजुर्ग हैं वो, बल्कि गर्भवती महिलाएं, बच्चे, इन लोगों को भी बहुत ज्यादा महफूज रखने की जरूरत है और बहुत सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो हालात है, जो स्थितियां हैं, वो कुछ इस तरह के हैं कि 5 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। ऐसे में खास तौर पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं किस तरह से एहतियात ज्यादा बरते? देखिए, 10 साल से छोटे बच्चे और 65 ईयर्स से ज्यादा बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं, ये सब अगर कोरोना इनके ये कांटेक्ट में आते हैं किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के, तो इनको सीरियस होने की, बीमारी ज्यादा फैलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसे हम बच्चों को बिल्कुल डिस्करेज करें कि वो घर से बाहर ना निकले जब तक बहुत जरूरी ना हो। अपने एल्डर्स को बिल्कुल मना करें कि उनको कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं घर में। इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट आरसीओजी की बहुत सारी हमारी अथॉरिटीज की गाइडलाइंस आई हैं, जो ये बताती हैं कि हमें कब कब उन प्रेग्नेंट लेडीज को बुलाना है। पहला, हमें चेकअप 3 महीने से पहले नहीं करना है, उससे पहले हम घर पर ही पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं। दूसरी बार 4.5 महीने पे, फिर 7 महीने पे, और फिर डिलीवरी के समय 36 हफ्ते पे एंड डिलीवरी के समय बुलाना है। इसी तरीके से छोटे बच्चों को जब तक हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन मिल सकती है, हम उनको घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करें, अपने पीडियाट्रिशियन के साथ टच में रहें। जो एल्डरली हैं, उनकी भी जितनी भी परेशानियां हैं, उनको होम मॉनिटरिंग करें, घर पर ही उनका इलाज करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि अब जितना कॉन्टैक्ट होगा, जितना हम हॉस्पिटल जाएंगे, उतनी ही बीमारी फैलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो डॉक्टर नेहा, सवाल इस बात को लेकर भी है, ऐसी भी कई महिलाएं हैं जो कि कई लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे शुगर पेशेंट की बात की जाए या फिर हाइपरटेंशन की बात की जाए, थायराइड की बात की जाए। ऐसी पेशेंट जब गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, और ऐसे में उनको डॉक्टर से वक्त वक्त पर कंसल्ट करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है, चेकअप करवाना पड़ता है, उस स्थिति में किस तरह का आप विमर्श करेंगे? नेहा जी, तो हम वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं, पेशेंट के साथ वीडियो कंसल्ट करके उनकी सारी परेशानी को समझ रहे हैं और उनको प्रिस्क्रिप्शन बनाकर भेज रहे हैं। अगर कोई टेस्ट कराना है तो वो अपने घर में रहकर सैंपल कलेक्ट करा सकती हैं और टेस्ट करा सकते हैं, और बहुत ज़रूरत होने पर ही हॉस्पिटल आएँ या कहीं क्लिनिक में विजिट करें। इसी तरीके से अगर किसी पेशेंट को कहीं दिखाने की भी ज़रूरत है तो उसको प्रॉपर अपॉइंटमेंट देकर बुलाएं। दो पेशेंट के बीच में डिस्टेंस रखें, एक जगह पर कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस हो। ये सारी चीजें सारे डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो हैंड हाइजीन है, चाहे हमारी क्लीनिंग है, फ्लोर्स की, सर्फेसेस की। हम सब कुछ ये कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल से पेशेंट को संक्रमित ना हो, बट हॉस्पिटल आने के लिए भी हम जब तक उनको घर में ट्रीट कर सकते हैं, आई फील हम घर में ट्रीट करें, उनको इम्यून बूस्टर्स जैसे
हम बात करते आ रहे हैं, विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी है, जो भी हमारे खान पान की चीजें हैं जिससे हम उनको कह सकते हैं कि इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है, उनको ये संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी कम हो, हम उनको गाइड कर रहे हैं ठीक जिससे है, कि ठीक है। डॉक्टर राहुल कुछ कहना पैनिक चाह ना रहे हैं, फैले। डॉक्टर राहुल। नेहा जी, एक तो आप कोरोना से सब लोग कोरोना कोरोना कर रहा है। आप ये सोचिए, जो नॉन कोरोना पेशेंट हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट के में इलाज करवाना था, उनका कहाँ इलाज होगा? हम्म, आपने दिल्ली के सारे अस्पतालों में 60% जो बेड थे वो कोविड के लिए दे दिए। हम्म, तो आपका टीबी का, इम्यूनाइजेशन का, बाकी चीजें क्या होंगी? तो आप देख रही है कि एक महामारी के रहते हुए आप दूसरी महामारी पैदा कर रहे हैं। हम्म, और तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा कैंसर की प्रॉब्लम होगी, जो स्टेज 1 से स्टेज 4 पे पहुंच जाएंगे। हम्म, तो सर, लोगों मैं में भय आपकी है। बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिनको कैंसर की परेशानी है या किडनी की परेशानी है या कार्डियक प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों को हम घर में रहकर ट्रीट नहीं कर सकते। हमें उनको हॉस्पिटल बुलाकर जो उनकी कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है या डायलिसिस है या एंजियोग्राफी, प्लास्टीज, जो भी हमें ऐसे मरीजों का इलाज करना है, उसको हम विवश हैं। हम उनको घर में ट्रीट नहीं कर सकते। उन पेशेंट्स को हमें बुलाकर ट्रीट करना है, बट हम उनका एक्सपोजर ना चाहते हुए बढ़ा रहे हैं। वी डोंट वांट कि वो एक्सपोज हो, बट सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि 60% बेड सरकार को दिए जाएं कोरोना पेशेंट के लिए। चाहे हम कितना भी आइसोलेशन करें, हॉस्पिटल्स, आप जानते हैं सारे हॉस्पिटल्स दे आर ट्राइंग कि स्टाफ की मिक्सिंग ना हो। जो स्टाफ कोरोना वार्ड में काम कर रहा है या जो डॉक्टर कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं, वो जनरल वार्ड में काम ना करें। आइसोलेशन हो रहा है, आइसोलेशन वार्ड में रहे जब इसीलिए तक हमारे पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं आती है, बट सारे इसीलिए मरीजों को हम नेहा घर जी, से नहीं treat कर सकते। जी इसीलिए जी जी। नंबर्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्म, क्योंकि सर, हमारी बिल्कुल क्रॉनिक डिजीजेस बहुत इतनी जरूरी है। हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना बचाते बचाते हम कैंसर से, टीबी से, मीजल से हार जाएं। इसीलिए सर, जान बिल्कुल है ठीक बात तो है, जहान है। ठीक है। बट एक अभी सवाल आप मेरा ये आकाश जी बताइए आपसे है। कि जान है तो जहान है, इस बात का जिक्र हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि मूडीज ने जिस तरह से भारत की रेटिंग घटा दी, लेकिन फिच और S&P कह रही है कि आने वाले वक्त में, यानी कि 2021 से 22 के बीच में जो भारत की जीडीपी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कि 8.5 से 9.5% के बीच में हो जाएगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, और क्या उस ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं? एक तरफ कोरोना का संकट, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन आप कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे प्रदेश में होना चाहिए, तो तीसरी तरफ अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना। The GDP which is predicted from 2 years from now, there is no doubt that we can achieve that GDP. Why so? Because we'll have the comfort of lesser base effect. देखिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है, जब जीडीपी इस साल कम रहने की उम्मीद है या हो सकता है नेगेटिव रहे, तो जाहिर सी बात जो अगले साल की ग्रोथ होगी वो इस नंबर से देखी जाएगी। इसमें बेस इफेक्ट का रोल होता है, तो इसलिए उससे अगले साल के नंबर बहुत अच्छे हों, उसकी तो संभावना बनती ही बनती है। तो इसलिए उस नंबर गेम को इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर एक साल नंबर कम हो जाते हैं तो अगले साल के नंबर्स के अंदर ग्रोथ बहुत जल्दी दिख जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी दोबारा बाउंस बैक करके बहुत तेजी से बढ़ पड़ेगी। इसका मतलब यही है कि जो एक साल के जो पुअर नंबर्स है उसका रिफ्लेक्शन अगले साल के नंबर्स में पॉजिटिविटी में आएगा। बट हाँ, हिंदुस्तान में पोटेंशियल है बाउंस बैक करने का। वी एज एन इकोनॉमी, माय ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन फील्ड हैज द पोटेंशियल टू बाउंस बैक, बिकॉज IMF initially when they predicted that the entire world would be reduced, the GDP would get reduced by 3%. Indian GDP was expected to grow by 1.9%. तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जीडीपी के अंदर रेजिलियंस, ग्रोथ का पोटेंशियल, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत बड़ी कंजम्पशन क्लास है, लोगों के अंदर टैलेंट है, लोग काम कर रहे हैं। और अदरवाइज भी उससे पहले देखें आप, जनवरी फरवरी में भी हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया की जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले में बहुत अच्छी चल रही थी। कहीं ना कहीं ग्लोबली जीडीपी ग्रोथ के अंदर जहाँ 2.5%, 2.25% की बातें हो रही थी, इंडिया जो है अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था अमंग्स बिगर इकोनॉमीज। और अभी भी कोरोना के वक्त में जो डेटा आया है, तो इंडियन इकोनॉमी हैज द रेजिलियंस, इट हैज द एबिलिटी टू बाउंस बैक। और अब एक और बता दूं आपको, कोरोना में जहाँ तमाम तरह की दिक्कतें आई हैं, वहीं जो चाइना का ये इश्यू हमारे सामने आया है वो हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ा सकता है। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का बूम आने की पॉसिबिलिटी है
और जो मैं आपको पहले कह रहा था, बात पूरी नहीं हो पाई थी, यूएस, यूरोप, इवन चाइना नेबर्स लाइक साउथ कोरिया एंड जापान में पुट मनी इनटू इंडिया बाय वे ऑफ एफडीआई। तो कहीं ना कहीं जो इस समय चाइना ने घटिया हरकत की है, वो इंडिया के में भी काम कर सकती है। बिकॉज एक चीज दर्शकों को बता दूं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल हिस्ट्री चाइना से कहीं पुरानी है। चाइना स्टार्टेड पुटिंग अप देयर इंडस्ट्रियल प्लांट ठीक इन है 80s। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर राहुल सर, ठीक है लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है, प्रवासी मजदूर जब यहाँ से गए थे तो आपने सुना होगा वो साफ कह रहे थे कि हम कोरोना से मरे या ना मरे, कोरोना हमें हो या ना हो, लेकिन हम भूखमरी से जरूर मर जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने घर चले जाएं। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से जो आवाज उठ रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जहां एक तरफ बढ़ रही है, तो वहीं कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर फिर एक बार आवाज उठती है कि लॉकडाउन की स्थिति हो, तो ऐसे लोगों का क्या जिनके सामने एक बार फिर से रोजी रोटी का संकट आ जाएगा? तो देखिए नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जितने लोगों को वापस जाना था वो चले गए। एमएसएमई आपकी एनसीआर रीजन में थी, वो तब तक नहीं खुल पाएंगी जब तक नंबर्स कम नहीं होंगे। आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। आप भी एक दिन कहेंगी कि मैं आज एबीएन लाइव नहीं करूंगी क्योंकि नंबर बहुत बढ़ गए, तो इसलिए वो डर है। तीसरी चीज, आपके पास नंबर बढ़ते हैं और आपके पास बेड नहीं है, तो और लोगों को वो भय में लाता है। तो आप देखिए 1 तारीख को बड़े फैनफेयर से दुकानें खुली, सदर बाजार खुला, सब कुछ हुआ, और आज क्या हालत है? आज सब बंद हो गया दोबारा, लोग वापस घरों में चले गए, तो लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन कर लिया अपने आप। तो हम बार बार ये बात नहीं समझ पाते कि भय के एनवायरमेंट में लोग बाहर नहीं निकलेंगे। मैं रोज कैंसर के पेशेंट देख रहा हूं तो 4-4 महीने से कोरोना का ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं और स्टेज 4 पे आ रहे हैं। आप बताइए कैसे में उसमें इंडस्ट्री खुलेगी? कैसे इंडस्ट्री खुलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, एक आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर नेहा आपसे है कि अब कोरोना पर लगाम कब और कैसे, और ये कितना मुश्किल? मैम, ये गोल्डन क्वेश्चन है कि कोरोना पे लगाम किस प्रकार लगाई जाए। बट एज अ डॉक्टर आई कैन से कि हम मरीजों को सही गाइड करें और जब तक ज़रूरी ना हो घर के बाहर ना निकलें। जो प्रदेश ज़्यादा कोरोना से संक्रमित हैं वहाँ पर फोर्स लॉकडाउन करा जाए, या मरीजों को या जनरल पब्लिक को ये समझाया जाए कि बीमारी इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं आएगी, हमें इसकी साइकिल ब्रेक करनी है, और साइकिल ब्रेक करने के लिए उनका घर में रहना जरूरी। दूसरी बात, हमें वैक्सीन या जो हमारी अब रेमडेसिविर दवाई आ रही हैं, प्रॉबेबली इसका रेप्लिकेशन कम कर रही हैं, इन पर काम करना चाहिए। एंड वी हैव टू सी कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से इम्प्रूव करें। इकोनॉमी हम डेफिनेटली वी हैव टू सी द इकोनॉमी, बट देन जो हॉटस्पॉट्स हैं, अगर हमने अभी वहाँ उन लोगों की जान नहीं बचाई तो हमारी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में बहुत सफर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा डॉक्टर राहुल, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सवाल इस बात को ये लेकर है कि आखिर कोरोना पर लगाम कब और कैसे लगाई जा सकती है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था भी लचर हालत में है और ऐसे में उसको भी संभालना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। तीसरी तरफ चीन भी आंख दिखा रहा है, उसको भी संभालना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे अब लगाम लगेगी कोरोना पर और कैसे इससे जीत पाई जा सकती है। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।